हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल साइंस विथ पूजा में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज आपको पता है कि हम अध्याय 4 चुंबकों को जाने इस चैप्टर को लेकर आपके बीच में आए हैं और इससे पहले हमने 3 चैप्टर को पूरा कर लिया है। तो आप हमारे YouTube चैनल साइंस विथ पूजा में जाइए और वहाँ पर बाकी के क्लासेस को आप इजीली देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने जो है प्रश्न उत्तर भी आपको कंप्लीट करा दिया है और प्रश्न उत्तरों की जो PDF है जो हमने बनाई थी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको जो है PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में हमेशा मिलती रहे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। अध्याय 4 चुंबकों को जाने। अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर में, इस पाठ में हमें चुंबकों के बारे में जानना है कि चुंबक किस तरह का काम करता है, चुंबक का क्या व्यवहार होता है। इन सभी को हमें क्या है इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है। यहाँ पर एक लड़की आपको दिख रही है, रेशमा। ये इसका नाम क्या है, रेशमा। ये एक केरल के तटवर्ती इलाकों में, यानी कि जो समुद्र के तट किनारों वाले इलाकों में ये क्या है रहती है। और लघु कहानियाँ लिखने में उसकी बहुत ही रुचि है और ये जो है लघु कहानियाँ लिखती हैं, इसमें इसकी बहुत ज़्यादा रुचि है। ठीक है ना। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी गई कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है। अब इसके द्वारा, किसके द्वारा, रेशमा के द्वारा लिखी हुई कहानी को जो रेशमा की दादी है वो सुनना पसंद करती है। इसीलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही थी। अब क्या है, रेशमा की जो दादी है वो 60 वर्ष की हो रही थी, तो उनके जन्मदिन पर जो रेशमा है उन्होंने क्या है उनको कहानी सुनाने के लिए कुछ कहानियाँ लिख रही थी। ठीक है, चलिए कौन सी कहानियाँ लिख रही हैं आगे देख लेते हैं। चलिए। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। अब रेशमा जो कहानी लिख रही थी वो क्या था, पुराने समय में, जब पुराने समय में केरल के जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, केरल के व्यापारी मसालों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किसका उपयोग करते थे, जहाज का उपयोग करते थे। तो इसी पर आधारित रेशमा ने एक कहानी लिखी थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। अब रेशमा को यह भी पता था कि उस समय जो नाविक थे, ये जो नाविक थे पुराने समय में, उस समय क्या है समुद्र में रास्ता जानने के लिए वो किसका उपयोग करते थे, रात में आकाश में जो तारे होते हैं उनकी तारों की स्थिति को देखकर वो अपना रास्ता पता लगा लेते थे कि हमें किस रास्ते में जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिससे नाविक एक रात तूफान में फंस गया। अब रेशमा जब कहानी लिख रही थी तो उसकी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, एक रोचक क्या है मज़ेदार सिचुएशन आ गई, यानी कि परिस्थिति आ गई। चलिए कौन सा स्थिति आया है उसको देख लेते हैं। तूफानी रात, आकाश में बादल छाए हुए थे। क्या था, तूफानी रात थी, आकाश में बादल छाए हुए थे, कोई तारा दिख नहीं रहा था। जब आपको पता है तूफान चलता है, आकाश में रात में तारे दिखाई नहीं देते हैं, बादलों क्या है पूरा ढक जाते हैं, तो तारे दिखाई देना बंद हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अब रेशमा यहीं पर अपनी कहानी को लेकर अटक जाती है क्योंकि रेशमा को सिर्फ जो नाविक हैं उनका रास्ता कैसे पता करते हैं, उनके पास एक ही तरीका था, वो पता है क्या था, रात्रि के समय आकाश में तारों को देखकर उनकी स्थिति पता लगाना। लेकिन उस समय तो अंधेरी रात थी, आकाश में तूफान आया था, तो जितने भी तारे थे सब बादल के नीचे छुप गए थे। अब इस समय रेशमा के लिए एक कठिन परिस्थिति आ गई कि वो अपनी कहानी को आगे कैसे बढ़ाए। ठीक है, तो उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से एक ने इस विषय में जानकारी खोजी। अब क्या करती है रेशमा, अपनी इस कहानी को यहीं पर अटक जाने की वजह से वो क्या करती है, अपने लाइब्रेरी में जाती है, विद्यालय के स्कूल के पुस्तकालय में जाती है, फिर इंटरनेट का उपयोग करती है और इस विषय के बारे में वो जानकारी एकत्र करती है कि आखिर हम इस चीज़ को कैसे खोज सकते हैं। नाविक जो है अगर बीच में फंस गया है रात्रि के समय समुद्र में, तो वो जो है अपना रास्ता कैसे पता लगा सकता है। तो उसके लिए रेशमा जो है खोजबीन करने लग जाती है। तो वो उसने पाया कि रात्रि दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक यानी कि कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तब रेशमा को क्या पता चला
कि जो नाविक हैं वो पुराने ज़माने में क्या यूज़ करते थे, चुंबकीय दिक् सूचक का उपयोग करते थे। ये एक कंपास होता है जिसकी सहायता से आपको दिशा जानने में मदद मिल जाती है। देखो यहाँ पर आपको ये चित्र दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है चुंबकीय दिक् सूचक। ये क्या है, चुंबकीय दिक् सूचक है, ठीक है ना। आपने देखा, ये इसको हम कंपास बोलते हैं। ये क्या करते हैं, आपको दिशा का जानकारी प्रदान करता है कि कौन सी दिशा में हमें जाना है करके, ठीक है। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। रेशमा ने क्या क्या देखा था, कुछ ऐसे पेंसिल बॉक्स देखे थे और पर्स भी देखा था कि चुंबक की सहायता से वो बंद होते थे, ठीक है ना। उसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपक जाता था। क्या है, जो डिजिटल ब्लैक बोर्ड होता है ना, उसका जो पेन होता है वो डस्टर की तरह वो भी क्या है, चिपक जाता है उनके ब्लैक बोर्ड में। तो उसने ये भी देखा हुआ था, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। उसने क्या है, इन वस्तुओं का पर कभी इतना ध्यान नहीं गया उसका। इस खोजबीन के पश्चात उसने चुंबक और चुंबकीय दिक् सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अब क्योंकि रेशमा को चुंबकीय दिक् सूचक के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो वो इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती थी और उनके मन में क्या है, इसको लेकर जिज्ञासा थी। तो आखिर चुंबकीय दिक् सूचक किस तरह का काम करता है, कहाँ कहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में उसके मन में जानने की क्या है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए देखते हैं। यहाँ पर देखो, कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें चुंबक लगे होते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं जिनमें क्या है, चुंबक का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये पर्स है, यहाँ पर चुंबक लगा होता है तो इसे हम इजीली इस पर्स को क्या है, बंद कर देते हैं। ये चुंबकीय डस्टर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिजिटल ब्लैक बोर्ड है वहाँ पर हम इसको स्टिक कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये चुंबक की तरह ही यूज़ करता है यहाँ पर भी। और ये पेंसिल बॉक्स हो गया, इसका जो कवर होता है, ये ढक्कन यहाँ पर और इधर चुंबक लगा होता है जिसकी वजह से ये जो पेंसिल बॉक्स है वो बंद हो जाता है। यहाँ पर जो कवर देखने को मिल रहा है इसमें भी क्या है, चुंबक का इस्तेमाल किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आजकल आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जो फ्रिज होता है, फ्रिज के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे स्टिकर्स लगा देते हैं जो कि क्या है, मैग्नेट के बने होते हैं, जो लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गए हैं। वो अपने फ्रिज में जाकर इसको स्टिक करते हैं, चिपकाते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में हमने क्या देखा कि इस सभी चीज़ों में चुंबक का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले चुंबक थे। अब पुराने समय में जो नाविक थे, जिस चुंबक का वो उपयोग करते थे वो क्या है, वो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले चुंबक थे, जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं। ऐसे चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कह देते हैं। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था। अब जो प्राकृतिक चुंबक है उसे किस नाम से जानते थे, तो जो हम प्राकृतिक चुंबक का इस्तेमाल करते थे उसे हम किस नाम से जानते थे, उसे हम जो है चुंबक पत्थर कह देते थे, इस नाम से हम उसको जानते थे। और इसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। किसकी खोज, जो प्राकृतिक चुंबक है। तो प्राकृतिक चुंबक की खोज कब हुई थी, प्राकृतिक चुंबक की खोज जो है वो प्राचीन काल में हुई थी। कब हुई थी, प्राचीन काल में इसकी खोज हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था तो लोगों को ये भी पता चलने लगा कि जो लोहे के टुकड़े हैं उनसे भी हम क्या है, चुंबक बना सकते हैं। अब लोहे के टुकड़े से भी हम चुंबक बना सकते हैं। तो उनके मन में आया कि लोहे के टुकड़े से हम चुंबक कैसे बना सकते हैं। चलो देखते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। आजकल तो क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हम क्या चुंबक बना सकते हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स या स्टिकर्स व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं वे सभी कृत्रिम चुंबक है। ये क्या है, ये जितने भी चुंबक आप देखते हैं जो कि हम लाइब्रेरी यानी कि प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं, पेंसिल बॉक्स में या स्टिकर्स में, इन सभी में उपयोग करते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसका उपयोग जो है ये है कृत्रिम चुंबक। कौन सा चुंबक है, इसे हम कृत्रिम चुंबक के नाम से जानते हैं। चलिए इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जिनमें से कुछ चित्र आगे दिखाए गए हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको कुछ चित्र भी देखने को मिल रहा होगा।
देखो यहाँ पर चुंबक के भिन्न भिन्न आकार के आपको क्या है चित्र देखने को मिल रहा है। विभिन्न आकार के चुंबक, तो एक छड़ चुंबक जिस ये छड़ के आकार का दिख रहा है इसलिए हम इसको छड़ चुंबक कह देते हैं। ये यू के आकार का, देखो यू शेप में चुंबक दिख रहा है इसलिए हम क्या है यू आकार चुंबक कहते हैं। अब ये है वलय चुंबक, ये कि वलय की तरह यानी कि गोल दिख रहा है देखो, इसीलिए इसको हम क्या है वलय चुंबक कह देते हैं। तो अभी आपने जो है 3 प्रकार के चुंबक देखे, एक होता है छड़ चुंबक, यू आकार का चुंबक और एक है वलय चुंबक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलो एक प्रश्न लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? तो ऐसा है क्या कि जो चुंबक है वो सिर्फ विशेष पदार्थों पर ही चिपकती हैं? तो हाँ बिल्कुल, जो चुंबक है वो क्या है सिर्फ विशेष पदार्थ पर ही चिपकते हैं। वो पदार्थ कौन से हैं चलिए आइए हम देख लेते हैं, उसका पता लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है, वो क्या है चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। अब क्या होते हैं चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ, ये होते क्या है चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। क्रियाकलाप 4.1 आइए खोज करें। अब हमें किसके बारे में खोज करना है? चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के बारे में हमें खोज करना है। तो सबसे पहले क्रियाकलाप कर लेते हैं। विभिन्न पदार्थों से बनी वस्तुएं तथा एक चुंबक ले। अब हमें क्या करना है भिन्न भिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनसे बनी हुई भिन्न भिन्न प्रकार के हमें वस्तुएं लेनी है और साथ में एक चुंबक भी लेना है। तो आपने बहुत सारे ऐसे पदार्थ ले लिए और एक चुंबक भी ले लिया। ठीक है, अब पूर्वानुमान लगाए, यानी कि आपको पूर्व अनुमान लगाना है कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगी। जैसे आपके पास एक लकड़ी है, कंपास बॉक्स है और साथ ही साथ लोहे का एक टुकड़ा है। ऐसे बहुत सारे आपके पास पेंसिल है, पेन है और क्या है ऐसे निम्नलिखित आपके पास सामग्री रखी हुई है। अब इसमें आपको चुंबक को एक एक करके चिपकाते जाना है और अपना पूर्व अनुमान तालिका 4.1 में अंकित करते जाना है। अब अपने हाथ में एक चुंबक पकड़े। अब आपको क्या करना है अपने हाथ में एक चुंबक पकड़ना है और उसे एक एक करके सभी वस्तुओं के पास लेकर जाना है। जो चुंबक पकड़ा आपने और जो सामान रखा हुआ है सामग्री उसके पास एक एक करके अपने चुंबक को लेके जाइए, ऐसे ऐसे चेक करते जाइए। और आपको क्या अवलोकन करना है, फिर आप अवलोकन करें कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं। फिर आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो चुंबक के साथ क्या है चिपक जाती है। फिर अपने अवलोकनों को तालिका 4.1 में अंकित करना है। आपने देखा कि ऐसे जो भी पदार्थ या जो भी वस्तुएं हैं जो चुंबक से चिपक जाती हैं उनको आपको तालिका में लिखना है और ऐसी भी वस्तुएं हैं जो चुंबक के साथ नहीं चिपकती है तो उनको भी आपको क्या है 4.1 तालिका में आपको अंकित करना है। चलिए देख लेते हैं। देखो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये सब क्या है चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना है। अब हम सबसे पहले हमने क्या लिया एक चुंबक लिए। चलो ये आपको ये जो नीले कलर का दिख रहा है, चलो एग्जाम्पल के लिए इसको चुंबक मान लो। अगर ये चुंबक है, जैसे यहाँ पर एक देखो एक व्यक्ति ये जो क्या है चुंबक को एक एक करके ऐसे इसके पास लेके जा रहा है वस्तुओं के पास। तो सबसे पहले इसने देखो पिन के पास लेके गया, ये जो पिन के पास लेके गया है, अगर ये पिन जो है वो क्या है लोहे की बनी हुई है तो इसके साथ चुंबक क्या है चिपक जाता है। तो ये जो पिन है इसके साथ तो ये क्या है चुंबक चिपक जाता है। फिर आपने देखा है ये रुमाल है तो रुमाल के साथ जो चुंबक है वो नहीं चिपकता है। फिर हम पेंसिल को देख लेते हैं तो पेंसिल के साथ भी चुंबक नहीं चिपकता। स्टेपलर के साथ जो ये चुंबक है ये क्या हो जाता है ये इसके साथ चिपक जाता है। और ये अगर ये जो स्केल है ये प्लास्टिक की स्केल है तो इसके साथ चुंबक नहीं चिपकेगा। अगर वही ये चुंबक जो है ये अगर चुंबक को लेकर आए और ये जो स्केल है अगर वो लोहे का या स्टेनलेस स्टील का होगा तो ये जो चुंबक है उसके साथ चिपक जाएगा। मोमबत्ती के साथ भी आपका चुंबक नहीं चिपकेगा। हाँ, यहाँ पे जो कैंची दिख रही है ये कैंची में जो ये वाला पार्ट है इसके साथ वो चुंबक क्या है आसानी से चिपक जाएगा। और ग्लास के साथ चुंबक नहीं चिपकेगा। ये पेन के साथ भी चुंबक नहीं चिपकेगा। अगर पेन पे कुछ धातु वाला पार्ट है, लोहे का कुछ पार्ट लगा होगा तो उसी जगह पर ये जो है चिपक जाएगा, अदरवाइज ये नहीं चिपकेगा। ये जो है लकड़ी का एक बोर्ड है तो इसके साथ चुंबक नहीं चिपकेगा। यहाँ पर लोहे की कील दिख रही है तो इसके साथ चुंबक चिपक जाएगा। यहाँ पर आपको एक टुकड़ा दिख रहा है इसके साथ भी चुंबक नहीं चिपकेगा, इसके साथ चुंबक चिपक जाएगा अगर ये लोहे का है। और इसके साथ भी तार है तो तार में ये जो पतली पतली वायर दिख रही है इसके साथ चुंबक चिपक जाएगी। बस यहाँ पर आपको चुंबक चिपकते हुए दिखाई नहीं देंगे।
ये है हमारे चाबी, इसके साथ भी चुंबक चिपक जाएगा। ये आपका क्या है, कटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, शार्पनर। तो इसके साथ पेन जो चुंबक है वो इस वाले पार्ट में बस चिपक जाएगा, लेकिन यहाँ जो प्लास्टिक की बनी हुई है उनके साथ चुंबक नहीं चिपकेगा। ये आलपिन है, इसके साथ भी चुंबक चिपक जाएगा आसानी से। और ये मैच बॉक्स है, इसके साथ चुंबक नहीं चिपकेगा। अभी मैंने आपको इन सभी में से किसके साथ जो चुंबक है वो चिपक जाएगा और किसके साथ नहीं चिपकेगा ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपको अब एक एक करके इस तालिका को क्या करना है, इस तालिका को आपको भरना है एक एक करके। जैसे अभी आपने देखा, तो अभी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप रुमाल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रुमाल। और रुमाल क्या है, ये जो है किससे बना होता है, ये जो है हमारा वो होता है, वो किसके बना होता है, ये जो है कपास का बना होता है, ठीक है ना, या रुई भी बोल सकते हो, या फाइबर हो सकता है, ठीक है, इसके बनी होती है। अब ये क्या होगा, ये पूर्वानुमान लगाएंगे तो ये इसके साथ चिपकेगा कि नहीं, तो यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर भी नहीं। हमने देखा, पूर्वानुमान भी लगा लिया और अवलोकन भी कर लिया, इसके साथ नहीं चिपकेगा। इरेजर रबड़ के साथ भी ये क्या है, नहीं चिपकेगा और पूर्वानुमान के साथ भी यहाँ पर भी नहीं चिपकेगा। लकड़ी में भी क्या है, नहीं, तो यहाँ पर भी पूर्वानुमान नहीं और यहाँ पर भी हम नहीं चिपकेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं स्केल। स्केल था प्लास्टिक का, ठीक है ना, प्लास्टिक का स्केल था। तो इसके साथ क्या होगा, क्या ये चिपकेगा, तो स्केल यहाँ पर क्या लिखना है, स्केल जो है वो है प्लास्टिक का है। अब यहाँ पर देखना है, इसके साथ वो नहीं चिपकेगा, यहाँ पर भी वो क्या है, नहीं चिपकेगा। अवलोकन करके देख लिया हमने। अब हमें क्या देखना है, माचिस। माचिस का जो डिब्बा है उसके साथ भी क्या होगा। अब माचिस का जो डिब्बा है वो किसका बना होता है, वो एक तरह से लकड़ी यानी कि कागज़ का बना होता है, मान सकते हो कागज़। तो इसके साथ भी वो नहीं चिपकेगा, पूर्वानुमान में भी और अवलोकन में भी आप देखेंगे कि नहीं चिपकेगा। इसी तरह से आप देख लेते हैं स्टेपलर। स्टेपलर, स्टेपलर जो है ये किसका बना है, ये जो है लोहे का बना होता है। किसका बना होता है, ये जो है लोहे का बना होता है। तो लोहे के साथ जो पूर्वानुमान लगाएंगे तो हाँ ये चिपकेगा और यहाँ पर भी क्या होगा, हाँ यहाँ पर वो चिपक जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अब हमने क्या देखा था, पिन देखा था, पिन। अब उस पिन के साथ भी ये क्या है, अगर वो लोहे का है तो वो चिपक जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर भी हाँ और यहाँ पर भी वो चिपकेगा, ठीक है। अगर अब हम देख लेते हैं, अब क्या देखेंगे, कॉपी। कॉपी क्या है, ये कागज़ की बनी होती है तो इसके साथ नहीं चिपकेगा और इस तरह से यहाँ पर भी नहीं चिपकेगा। अब हम देख लेते हैं और क्या था हमारे पास, कागज़ के साथ साथ पेंसिल तो हो गया था, कटर। क्या था, कटर। तो कटर के कुछ भाग में जो है वो, अगर वो प्लास्टिक वाला पार्ट है तो प्लास्टिक से वो नहीं चिपकेगा, तो यहाँ पर आप नहीं लिख देंगे और यहाँ पर भी नहीं। अगर हम इसके बाद देखें तो जो है वो आलपिन था, आलपिन जो कि लोहे का था। अब लोहे का है तो इसके साथ क्या है, ये हाँ आकर्षित होगा और ये भी क्या है, आकर्षित होगा। तो ये इस कॉलम का आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा और इसको ध्यानपूर्वक समझ लेना। तो इससे क्या समझ में आया कि चुंबक किसके साथ चिपक रहा है, चुंबक सिर्फ उसी वस्तु के साथ चिपक रहा है जो लोहे की बनी हुई है। किसके बनी हुई है, लोहे की बनी हुई वस्तुओं के साथ ही चुंबक चिपकते हुए दिखाई दे रहा है और दूसरी किसी भी वस्तु के साथ चुंबक आपको चिपकते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? तो हमने जो पूर्व अनुमान लगाया था वो सभी वस्तुओं के लिए बिल्कुल सही था। कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं, अभी मैंने बताया कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपकती हैं, जो लोहे की बनी वस्तुएं होती हैं वो चुंबक से चिपक जाती हैं। आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अब हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। इस क्रियाकलाप से हमने यह पता चला है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उसे चुंबक से क्या है, उससे चिपक गई। कुछ वस्तुएं हैं जो चुंबक से क्या है हुई, चुंबक के साथ आकर्षित हो गई और उसके साथ वो चिपक गई। देखो चलो इसको इम्पोर्टेंट है। जबकि अन्य वस्तुएं जो है आकर्षित नहीं हुई, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसको यहाँ पे आप मार्क कर लेना। क्या वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
अब ये क्या है, ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आएगा। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि क्या हो गया, लोहा एक चुंबकीय धातु है। लोहा क्या है, लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। तो इन सभी चीज़ों से चुंबक क्या है, आसानी से चिपक जाती हैं। और अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजक भी आकर्षित हो जाते हैं, और कुछ अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो चुंबक के साथ क्या है, आकर्षित नहीं होते हैं। जो चुंबक के साथ आकर्षित नहीं होते उसे हम क्या बोल देते हैं, अचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है, क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? बिल्कुल नहीं, चुंबक के सभी भाग समान रूप से चुंबक को आकर्षित नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भाग होते हैं जो चुंबक को क्या है, चुंबक को ज़्यादा आकर्षित, जो चुंबकीय पदार्थ उसमें ज़्यादा होती है इसलिए वो ज़्यादा आकर्षित करते हैं। कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं चुंबक के जो है ज़्यादा रूप से आकर्षित नहीं करते हैं। आपके द्वारा तालिका 4.1 में सूचीबद्ध कौन सी वस्तुएं अचुंबकीय पाई गई? अब आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी ही वस्तुएं थी जो क्या है, अचुंबकीय थी। अब वो क्या, कौन सा था? सबसे पहले आपने देखा था प्लास्टिक का स्केल था, रुमाल था, माचिस का जो बॉक्स था, मैच बॉक्स वो था, और ऐसे ही क्या है, बहुत सारी ऐसी सामग्रियाँ थी जो कि क्या है, अचुंबकीय थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.2 में चुंबक के ध्रुव। अब चुंबक के ध्रुव के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। क्रियाकलाप 4.2, आइए जांच करें। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लौह रेतन यानी कि लोहे के बहुत छोटे टुकड़े फैलाएं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कागज की एक शीट लेनी है। जैसे A4 साइज का एक कागज होता है ना, यहाँ पर जैसे A4 साइज का एक कागज लेना है इस तरह से बना के। अब इस पर क्या है, लोहे की छोटे छोटे बुरादे इसको छिड़कना है, उसको क्या है, उसमें फैला देना है। लौह रेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखें। अब लौह रेतन के ऊपर आपको क्या करना है, एक छड़ चुंबक रखना है। जैसे आपने ये देखा, ये क्या था, ये आपका एक पेपर था। अब पेपर के टुकड़े के ऊपर आपने छोटे छोटे जो हैं लौह रेतन बिछा दिए, ये काले कलर के। जैसे ये क्या है, ये लोहे की रेतन है, ठीक है ना, छोटे छोटे। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने जो बिछाया वो एक छड़ चुंबक। अब छड़ चुंबक इस तरह की होती है, अभी मैंने आपको दिखाया था। तो ये जो है छड़ चुंबक आपने इस तरह से उसको क्या है, बीच में इसके रख दिया। एक पेपर में छड़ चुंबक को आपने बीच में रख दिया। अब कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लौह रेतन का क्या होता है। अब कागज को धीरे धीरे क्या है, इसको थपथपाना है। जब कागज को धीरे धीरे इसको ऐसे थपथपाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, क्या आप लौह रेतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? तो आप ये देखेंगे कि जो लौह रेतन है वो उसके चुंबक के किनारे किनारे में ज़्यादा इस तरह से आके चिपक जाता है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि जो लौह के रेतन है वो क्या है, किनारे किनारों में ज़्यादा मात्रा में आपको चिपके हुए देखने को मिलेंगे इस तरह से। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अभी आपको हम बताने वाले हैं। या फिर यह कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है। हाँ देखो क्या है, क्या लौह रेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है? बिल्कुल नहीं। जो लौह रेतन है वे पूरे चुंबक पर समान रूप से नहीं चिपकता है। चुंबक पर पूरे क्या है, समान रूप से नहीं चिपकता है। या फिर यह कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है। हाँ, तो ये कुछ जगहों पर जो है ज़्यादा चिपकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो है चुंबक के किनारे किनारे वाले भाग में ज़्यादा चिपकते को दिख रहा है। तो इस भाग को क्या है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ध्रुव क्या है, चुंबक का जो सबसे किनारे वाला पार्ट होता है ना, उसको हम ध्रुव बोलते हैं। एक होता है उत्तर ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिण ध्रुव। तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में क्या है, अगर ये इसको उत्तर ध्रुव मान लेते हैं, चलो ये उत्तर ध्रुव है और ये क्या है, दक्षिण ध्रुव। तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में क्या है, जो चुंबक है वो ज़्यादा चिपक जाते हैं। क्यों, इसे हम ध्रुव कहते हैं। इसे हम क्या है, चुंबक का ध्रुव कहते हैं। और चुंबक के ध्रुव में क्या है, चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर अधिक मात्रा में आपको चुंबक चिपके हुए दिखाई देते हैं। हम देख सकते हैं कि लौह रेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है। देखो यहाँ पे चुंबक के सिरों पर आपको जो है क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लौह रेतन देखने को मिल रहा है। जैसा कि चित्र 4.4 अभी नीचे आप चित्र देखेंगे उसमें भी इसी तरह का दिखाई देगा आपको। और यह चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। और जो चुंबक के शेष भाग हैं उन पर ये क्या है, इन तरह से यहाँ पर कम चिपकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको कहाँ चिपकता हुआ दिखाई देगा,
चुंबक के सिरों पर, ये एक सिरा उत्तरी होता है और दूसरा सिरा है दक्षिण, ठीक है ना। चुंबक के कितने सिरे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए चुंबक के हमेशा 2 ही सिरे होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर आपको चित्र में देखने को मिल रहा है, ये एक है, इसको हम क्या है नॉर्थ यानी कि उत्तर, एस मतलब साउथ यानी कि दक्षिण। यहाँ पर क्या है, चलिए इसको हम लिख भी देते हैं, ये क्या है, ये उत्तर ध्रुव है, ये कौन सा ध्रुव है, उत्तर, और ये वाला ध्रुव जो है दक्षिण ध्रुव है। तो आपने देखा कि एक क्षण चुंबक है, तो क्षण चुंबक में लौह रेतन एक समान चिपकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो लौह रेतन है वो सबसे ज़्यादा जो हमारे चुंबक है, क्षण चुंबक के किनारे में चिपकते दिखाई दे रहा है, सिरों पर अधिक मात्रा में चिपकते हुए आपको दिखाई दे रहा है, और बीच में मध्य में जो है आपको कम दिखाई दे रहा है। देखो थोड़ा थोड़ा मात्रा में लौह रेतन दिखाई दे रहा है चिपका हुआ, ठीक है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि जो चुंबक का ध्रुव होता है उसमें चुंबक की जो शक्ति होती है सबसे ज़्यादा होती है। चुंबक के जो ध्रुव होती है, ध्रुव किसको बोलते हैं, यानी कि किनारों को। चुंबक का एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव, तो इन ध्रुवों में जो चुंबक की शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसीलिए क्या है, ये ज़्यादा लौह पदार्थों को आकर्षित करते हैं और अपने ऊपर चिपका लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब ये लड़की क्या सोच रही है इसको देखते हैं। यहाँ पर यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य आकार में चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा। अब आपने देखा कि ये तो चाहे क्षण चुंबक है, आपके पास एक यू आकार का चुंबक भी था और आपके पास एक वलय यानी कि गोल आकार का भी चुंबक था। तो क्या है, इन सभी एक्टिविटी को याद नहीं, जितनी भी क्रियाकलाप अभी हमने किए, इस क्रियाकलाप को सभी चुंबकों के साथ एक एक करके देखेंगे तो क्या उसमें भी इसी प्रकार का आपको परिणाम देखने को मिलेगा या कुछ और होगा। तो ठीक है ना, उसमें भी क्या है, उसमें भी सेम यही होता है कि ध्रुवों पर चुंबकों की जो लौह पदार्थों के जो चिपकने की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, किनारे में जो है लौह रेतन बहुत ज़्यादा मात्रा में चिपक जाते हैं, ठीक है ना। इसका सवाल का जवाब भी मैंने आपको दे दिया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा फिर से क्वेश्चन है, क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं। आपको पता होना चाहिए, अगर एक चुंबक है, जैसे कि आपने एक चुंबक देखा, ये एक चुंबक बना दिया, इस चुंबक को अगर हम बीच से तोड़ देते हैं, तो बीच से तोड़े तो ये 2 भागों में, ये क्या है, टूट गया। तो 2 भागों में टूटा तो इसका मतलब ये है कि अभी इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि ये उत्तर और ये दक्षिण वाला था, तो यहाँ पर भी उत्तर और इधर दक्षिण बन जाएगा। अब इधर दक्षिण बनेगा, फिर इधर उत्तर इधर दक्षिण, इस तरह से आपको 2 चुंबक मिल जाएंगे। तो आप चुंबक को जितनी बार भी उसको तोड़ोगे ना, जितनी बार वो टूटेगा, जितने भागों में वो टूटेगा उतने ही भाग में एक नया चुंबक बन जाएगा। तो उसके 2 सिरों होते हैं, दोनों सिरों में एक सिरा उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण का होगा, समझ गए ना। इसी तरह का अगर इसको भी मैं 2 भागों में इसको तोड़ दूं तो फिर से क्या होगा, ये भी एक छोटा छोटा 2 चुंबक बन जाएगा और इसका भी एक उत्तर एक दक्षिण, एक उत्तर और एक दक्षिण, इस तरह से आपको चुंबक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी चुंबक का एक सिरा वाला चुंबक हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबक के इन सिरों को चुंबक के 2 ध्रुव कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुंबक के इन सिरों को हम क्या बोलते हैं, चुंबक के ध्रुव। तो कौन किसको ध्रुव बोलते हैं, ये जो किनारे किनारे वाला बात है ना, इसको हम चुंबक के क्या है, ध्रुव बोल देते हैं। उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। 2 ध्रुव होते हैं, आपको पता है चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, तो एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। लौह रेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर अधिक चिपकता है। ये आपको प्रश्न का उत्तर देखने को मिल गया। तो जो लौह रेतन का अधिकांश भाग कहाँ पर चिपकता है, चुंबक के ध्रुवों में ज़्यादा मात्रा में चिपकते हुए दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। अब एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। यही आप यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन देखने को मिला, ये उसका उत्तर है। क्या एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, भले ही किसी भी चुंबक को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में ही क्यों ना तोड़ दिया जाए। चाहे हम चुंबक को कितने छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों ना तोड़ दे, वो हर एक छोटा टुकड़ा एक नया चुंबक बन जाता है। छोटे से छोटे टुकड़े से भी उत्तर और दक्षिण 2 ध्रुव वाले हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने ये देखा कि जो चुंबक होते हैं वो कभी भी चुंबकों में एक ध्रुव नहीं होता है। चुंबक हमेशा ध्रुव वाला होता है। एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव ही नहीं है। अब चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं। जो चुंबक के ध्रुव होते हैं ना, हमेशा जोड़े में होते हैं। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल ध्रुव, अब यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको देख लेते हैं। क्या वो लिखा है, चुंबक ध्रुव हमेशा जोड़े में होता है। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव अस्तित्व नहीं होता है। आपने ये देखा कि चुंबक हमेशा क्या है, जोड़े में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चुंबक का एक ध्रुव होगा।
हाँ, हर चुंबक के क्या है ध्रुव ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। क्या एकल दक्षिणी ध्रुव वाला अस्तित्व नहीं होता, ना तो एकल उत्तरी ध्रुव वाला अस्तित्व में होता है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिशाएं ज्ञात करिए। अब हमें क्या करना है, दिशा ज्ञात करना है कि दिशा किस तरीके से हम पता करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। क्रियाकलाप 4.3, आइए प्रयोग करें। अब हमें क्या प्रयोग करना है, एक छोटा सा प्रयोग करके देख लेंगे। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक छड़ चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाएं। जैसे कि आपने देखा कि एक चुंबक है, यहाँ पर एक चुंबक के मध्य में हमने एक धागा बांधकर उसको क्या है एक टेबल से लटका दिया है। ठीक है ना, जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित ना हो जाए। अब क्षैतिज रूप मतलब क्या है, इसी को हम क्षैतिज रूप कहते हैं। अगर ये इस तरह से होता तो इसको हम लंबवत कह देते। तो ये क्षैतिज रूप में हमने चुंबक को लटका दिया है और ये संतुलित भी हो चुका है। ठीक है ना, क्या है संतुलित ना हो जाए तब तक आप डोरी को क्या नहीं करेंगे, तब तक इस स्थिति में समायोजित करके रखें। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं। अब आपको क्षैतिज दिशा में, इसी क्षैतिज दिशा में धीरे से ऐसे ऐसे घुमाना है और इसे विश्राम की स्थिति में आने दें। अब आपको चुंबक को क्षैतिज दिशा में, पहले तो क्षैतिज दिशा में ही है, इसको धीरे से ऐसे ही गोल से घुमाना है। अब इसको फिर विराम की अवस्था में आने तक इसको ध्यानपूर्वक देखना है। फर्श या फर्श से चिपके कागज के टुकड़े, जैसे यहाँ पर फर्श में हमने क्या है एक कागज को क्या है इसको ऊपर चिपका दिया है। ठीक है ना, चुंबक के सिरे के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। अब हमें क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये चुंबक है, तो चुंबक की स्थिति यहाँ से इस तरह से देखने को मिली, तो इस तरह से हमें इस कागज में भी क्या है चुंबक का जो चित्र है उसको अंकित कर लेना है। ठीक है ना, अब फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा में जोड़े। अब फर्श में इन दोनों बिंदुओं को हमने एक रेखा में ऐसे जोड़ दिया है, देखो। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। अब ये विश्राम की स्थिति में था, आपने देखा है, तो इसी दिशा में ये आपको दर्शा रहा है चित्र। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का दे। अब इस सिरे से हल्का सा से आप चुंबक को धक्का देंगे, फिर आगे पीछे ये हिलने लगेगा। ठीक है ना, उसे घुमाएं और उसके विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। फिर से इसको घुमाना है और इसके बाद विश्राम की स्थिति में शांत अवस्था में आने तक हमें इसका क्या है प्रतीक्षा करना है। इसको आराम से इसको ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना है, देखना है। ठीक है ना, अब यह देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विश्राम में ठहरता है। अब हमें फिर से ये देखना है क्या ये जो चुंबक है जो इसी दिशा में फ्री अवस्था में जो है ठहरता है या नहीं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक है, ये स्वतंत्र रूप से लटका है एक छड़ चुंबक। ठीक है ना, तो वो इसी दिशा में बार बार क्या है ठहरता है। अब इस लड़की के प्रश्न कुछ मन में प्रश्न आ रहा है, वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है, हम इसे कैसे पता कर सकते हैं। अब इसके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये जो चुंबक है विराम अवस्था में ठहरा है, तो ये किस दिशा में ठहरेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। चलिए देख लेते हैं। यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व और पश्चिम दिशा किधर है। जब आप देखते हैं सुबह उठते हैं तो जो सूर्य जिस साइड से उगता है उसे हम क्या है उत्तर, उसे हम क्या है पूर्व दिशा कहते हैं, और जिस तरफ सूर्य जो है अस्त होता है उसे हम पश्चिम दिशा कहते हैं। तो आपने दो दिशाओं को तो पहले ही ज्ञात कर लिया है, कौन कौन सी दिशाओं को। अगर चलिए देखते हैं इस तरीक़े से, अगर मैंने ये बना दिया, ठीक है, तो आपने इस साइड से क्या है जो सूर्य है हमारा, सूर्य इस साइड से अस्त हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पूर्व दिशा है। अब सूर्य इस तरफ से डूब रहा है तो ये क्या है, ये हमारा पश्चिम दिशा है। तो आपने दो दिशाओं का तो पहले ही अनुमान लगा लिया कि सूर्य इधर से क्या है उदय हो रहा है, यानी कि ये पूर्व दिशा है, इधर में डूब रहा है तो ये पश्चिम की दिशा है। अब आपको देखना है कि ये जो चुंबक है जिस दिशा में लटकेगा उसको हम क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर और दक्षिण दिशा। ये उत्तर हो गया और दक्षिण हो गया। तो इस तरह से आपको इस दिशा में आपको लटकते हुए दिखाई देने को दिख जाएगा। ठीक है ना, कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिससे अनुदिश चुंबक ठहरता है। अब इसके बाद हम ये दिशा का पता आसानी से लगा सकते हैं कि चुंबक इस दिशा में तो नहीं ठहर रहा है। अगर इस दिशा में ठहर रहा है तो ये उत्तर और पूर्व हो जाता। चुंबक इस दिशा में ठहर रहा है तो ये क्या है, पश्चिम, और क्या है, ये उत्तर और दक्षिण है। ठीक है ना, चुंबक इस दिशा में ठहर रहा है तो इसीलिए उत्तर और दक्षिण को ही मानेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी, मैं आशा करती हूँ।
स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि जो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे उत्तरी, उस चुंबक का उत्तर क्या है, उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। क्या है, जो चुंबक का उत्तर की दिशा को इंगित करता है उसे हम उत्तर ध्रुव कह देते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव या उत्तरोन्मुखी ध्रुव कहते हैं। उसी तरह दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है, अब दूसरा सिरा है जो दक्षिण की ओर इंगित कर रहा है, उसे उस चुंबक का दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है ना। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक, अब क्या है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब आपको पता होना, ये जितना भी मैंने अभी मार्क किया है पीले रंग से और नीले रंग से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आपने देख लिया होगा, चलिए एक बार इसको अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है ना। क्या है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ठीक है ना। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा को इंगित करता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कह देते हैं या फिर उत्तरोन्मुखी ध्रुव कह देते हैं। उसी तरह जो दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव या फिर क्या दक्षिणोन्मुखी कह देते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिणी दिशा में ही ठहरता है। क्यों, ये महत्वपूर्ण है। हमारे पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की तरह ही कार्य करता है। जब हमारा पृथ्वी ही एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करता है तो वो भी तो उसी दिशा में लटकेगा ना। जैसे देखो, अगर ये हम अपनी पृथ्वी बना ले, इसको अगर मैं अपना पृथ्वी मानूं, क्या ये हमारा अर्थ है। ठीक, अब ये हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक है। अगर पृथ्वी में इधर उत्तर है और इधर दक्षिण की तरफ है, तब आप ये पाएंगे कि जो हमारा चुंबक है, जो हमने अभी चुंबक लटकाया हुआ था, वो कैसे लटकेगा, वो इस तरह से लटकेगा। इस तरह से आपने देखा था, और इस साइड उसका क्या होगा, दक्षिण ध्रुव होगा, और इस साइड उसका उत्तर ध्रुव होगा। आपको और आगे चल के बताऊंगी कि ये एस जो चुंबक इस दिशा में, दो चुंबक जो है आपस में क्या है, प्रतिकर्षण करते हैं, और एन जो है इस दिशा में भी आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। तो आकर्षण कब होता है, जब एक दक्षिण ध्रुव जो है उत्तर ध्रुव के साथ रहता है या फिर एक उत्तर ध्रुव जो है दक्षिण ध्रुव के साथ रहता है, तब ये आकर्षित होते हैं। समझ गए होंगे। इस क्रियाकलाप को छड़ के साथ पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराए। अब आप चाहें तो इस क्रियाकलाप को हम अभी आपने देखा चुंबक के साथ किया था, तो इसी क्रियाकलाप को आप एक लोहे की छड़ के साथ भी कर सकते हैं। क्या यह छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण ध्रुव की दिशा में ही ठहरेगा, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरे। क्यों, ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। क्यों, क्योंकि एक चुंबक नहीं है। इसका तात्पर्य है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। जो चुंबक होंगे वो केवल चुंबक ही क्या है, जो केवल चुंबक होंगे वो ही क्या होंगे, दक्षिण और उत्तर दिशा में ठहरेंगे। यह क्रियाकलाप जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु कोई टुकड़ा नहीं है। ये क्या प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं। अब हम ये देख सकते हैं इस क्रियाकलाप से कि धातु का कौन सा टुकड़ा चुंबक है और कौन सा टुकड़ा जो है चुंबक नहीं है। इस क्रियाकलाप से हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। उसके गुण की दिशाओं के जानने के लिए किया जा सकता है। ठीक है ना। क्या, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक का हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकने का गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है तो इसका मतलब ये अगर ये हमेशा क्या है, दक्षिण और उत्तर दिशा में ही ठहरता है, तो हम ये समझ जाते हैं कि चुंबक जिस दिशा में ठहरेगा, उसकी जो सुई है वो जिस दिशा में ठहरेगी, उसको हम उत्तर और दक्षिण दिशा मान लेंगे। इसी आधार पर पुराने समय में, अब देखो, इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा सा यंत्र विकसित किया गया था। देखो, जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र में देखने को ही मिल रहा है कि यहाँ पर आपने क्या देखा, एक छोटा सा ये क्या है, चुंबकीय दिक्सूचक है, जिसमें ये जो लाल रंग का इंगित है ये आपको उत्तर दिशा को दिखाता है और ये जो है दक्षिण दिशा को इंगित करता है। ठीक है ना। तो ये जो सुई है वो जिस दिशा में रुक जाती है वो उत्तर और दक्षिण दिशा को क्या है, प्रदर्शित करता है, इंगित करता है। ठीक,
दिक् सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। अगर ये जो दिक् सूचक यानी कि ये जो कंपास है, आपको जिस जगह में आपको दिशा ज्ञात करनी उस जगह में इस कंपास को जाके उठा के रख दीजिए। फिर ये जो सुई है जिस डायरेक्शन में आपको ऐसे ही विराम अवस्था में देखने को मिलेगी, ये इसका मतलब ये है कि ये जो लाल वाला दिशा है ये उत्तर ध्रुव को दिखाएगा और ये दक्षिणी ध्रुव को दिखाएगा। तो समझ जाएंगे कि ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। अनुदिश रुक, कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर और दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाता है। इसके बाद दिक् सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के साथ संरेखित नहीं हो जाता। अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई गई दिशाओं के अनुसार होती हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, उत्तर दिशा है, और ये क्या है, ये दक्षिण, ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट है, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा है। तो इसको हम पूरी तरह से अच्छी, जो हमारी जो सुई है इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। उसके बाद हमें देखेंगे कि ये किस दिशा में ठहर रहा है। जिस दिशा में ये ठहरेगा वो होगा दक्षिण और उत्तर। ठीक है ना। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो क्लासेस हैं वो पसंद आई होंगी। तो हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास आपको हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।